oxidation states. Oxidation state of 3D series. So they have variable oxidation state. D block elements having variable oxidation state, but some are having only one oxidation state, like scandium and zinc. So scandium having +3 oxidation state and zinc having +2 oxidation state. So पहला क्वेश्चन तो हो रहा है और फिर मैग्नीज तक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड सो ऑन. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है. ओके, एंड आफ्टर दैट इनकी +2, +3 इस तरह से आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे. कॉपर की +1, कॉपर 2+, कॉपर की इसमें +1 एंड +2 मिल रही है. मतलब यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने का पहला रीजन तो ये देखेंगे. तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिले? क्योंकि बिकॉज दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स एज वेल एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंड दे हैव मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं और वैकेंट ऑर्बिटल भी बहुत सारे हैं, तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होगी. दैट्स व्हाई दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. Why the oxidation state increases up to manganese and after that it will decreases? एक क्वेश्चन ये भी आता है. तो because manganese having maximum number of electrons to be participated, that's why its oxidation state is +7. उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है ना. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फील्ड आ रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने भी देखा बढ़ रहे हैं. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है. दैट्स व्हाई दे possess variable oxidation state or increases up to manganese. After that pairing will be started. d ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ से अब उनकी ऑक्सीडेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कम दिख रही है. ठीक है, तो यहाँ आप रीजन देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते जा रहे हैं. दैट्स व्हाई देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिड्यूस्ड, इज लिमिटेड. सेकेंड, स्कैंडियम के सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी +3 है, बाकी सब में +2 मिल रही है और स्कैंडियम की +2 नहीं मिल रही है. तो स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d1. ठीक, लास्ट शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ठीक है, एस से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और डी तो अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. यदि डी का ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होगा, डी वैकेंट हो जाएगा. तो होता क्या है, जब हम एस को निकालने के लिए यदि आप इसका +2 बनाने की कोशिश करें, तो आप इतनी एनर्जी, एस में तो वैसे भी एनर्जी ज्यादा लगती है एस के इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो हम इतनी एनर्जी दे चुके हैं कि उसी एनर्जी में ये डी भी निकल जाएगा. मतलब हमें डी के लिए अलग से एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है. तो हमें इसे ट्राई करते करते ये भी चला जाएगा, तो इसलिए हमें सिर्फ इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी. ठीक, जिंक की +2 या सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिल रही है? बिकॉज S2 एंड D10. तो ये S2 निकलने के बाद ये तो बहुत ही स्टेबल है. ठीक है, ये बहुत ही स्टेबल है, तो फुलफिल ऑर्बिटल स्टेबल होने की वजह से वहां से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते. क्लियर? ठीक है, तो इसकी स्लीप हो गई. अब बात आती है कॉपर की. ये आप आगे के कंसेप्ट में भी पढ़ना है आपको. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैं आपको यही पढ़ा देती हूँ. ये कॉपर 1+ having 3d10 and copper 2+ having 3d9. तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि इसकी +2 ज्यादा स्टेबल है +1 के कंपैरिजन में, या हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब देखेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल मिल रहा है एक्वस सॉल्यूशन में. क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है. तो क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि कॉपर 1+ having 3d10 फुलफिल ऑर्बिटल, उसके बावजूद भी इससे कम स्टेबल है. क्यों? तो आप वहां ये लिखेंगे कि कॉपर 1+ की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो लेस देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+. इससे इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है. जिसकी भी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है
वो उतना स्टेबल होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? When any species attract the water molecule, so it will loses some amount of energy, and this released energy is called hydration enthalpy. तो कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इससे इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी +2 ज्यादा स्टेबल होगी। आप टेबल में देखेंगे बुक में बोल्ड में जो लिखी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उनकी अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, हमने बी ब्लॉक में पढ़ा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती थी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, बट या फिर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनसे कंबाइन हो तो वो ज्यादा स्टेबल होती थी। सो इन केस ऑफ फ्लोराइड्स, हम फ्लोराइड में, हम हैलाइड्स में एंड ऑक्साइड्स में कंपेयर करते हैं। ओके, होता क्या है, फ्लोराइड्स में जनरली हमने देखा BiF5 मिल रहा था आपको। ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या IF7 मिल रहा था। तो फ्लोरीन इतना कैपेबल तो होता है हैलोजेंस में कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को पोजेस करवा पाता है किसी भी मेटल के। ठीक है, मतलब वहां स्टेबिलिटी मिल जाती है। बट फ्लोराइड के केस में आप देखेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन मैग्नीज सिर्फ ये कंपाउंड तक बना पाता है। मैग्नीज की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ में स्टेबल दिख रही है, और क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ में स्टेबल दिख रही है। बट इन केस ऑफ ऑक्साइड्स में Mn2O7 एंड CrO3, आप यहाँ देखिए इसकी +6 मिल रही है, इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ एकदम अपोजिट हो रहा है, क्योंकि क्रोमियम की यदि फ्लोराइड में +6 हायर मिल रही है और मैग्नीज की +4 तक पास आ रही है, ऊपर नहीं जा पा रही है, इसका रीजन क्या है? यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटल की यदि प्लस फॉर्म की हम बात करें, मेटल है मतलब कैटायन बनेंगे, तो जिस भी कैटायन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फेजांस रूल के अकॉर्डिंगली डिस्टॉर्शन ज्यादा करेगा। डिस्टॉर्शन ज्यादा करने से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और कोवेलेंट कंपाउंड्स तो स्टेबल होंगे, क्योंकि पोलैरिटी आती है बॉन्ड में तो डिसोसिएट जल्दी होगा ना। तो यहाँ पर तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए स्टेबल है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो बॉन्ड है वो MnO-Mn, मतलब यहाँ पर एक ब्रिज मिलेगा ऑक्सीजन का आपको। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेबिलिटी हो रही, मतलब दूर है, रिपल्शन कम है। तो इसकी वजह से तो ऑक्सीजन में, ऑक्साइड में क्यों मिल रही है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल? क्योंकि वो एक ब्रिज ऑक्सीजन कैरी करते हैं, इसलिए इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर स्टेबल मिलेगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इतना तो कंपल्सरी है कि जब भी हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं तो हम उससे इलेक्ट्रोड की जैसे ट्रीट करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दोनों होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को तो आप डिसॉल्व करोगे ना, मतलब वहां वाटर का होना जरूरी है। तो उस रॉड को आप सोल्यूशन में डिप करते हो। ठीक है, जिस भी मेटल का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उस मेटल के किसी सॉल्ट सोल्यूशन में आप उस मेटल की रॉड को डिप करोगे, तब तो आप उसका सेल बना के पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाओगे, है ना, मेजर कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि बात करें तो E पोटेंशियल ऑफ M2+/M की बात करेंगे, क्योंकि 1+ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की नहीं मिलती है, +2 मिलती है। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 आपको मिलेंगी। तो +2 की यदि बात करें तो इनका जो ग्राफ मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। मान लीजिए हम यहाँ 0 पोटेंशियल है ना, ये 0 पोटेंशियल होगा। ओके, सो यहां से ये जाएगा ये इनके पोटेंशियल है। ओके, कौन सा 2+1 है,
मतलब ये रिडक्शन, हम जनरली रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्रोमियम में इसका पोटेंशियल कम नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ना, तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करता है मतलब उसका रिड्यूसिंग, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, उसका बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां आप देखेंगे मैग्नीज, निकेल एंड यहां जिंक, इनका तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मिल रहा है, किसका, Mn का, जिंक का एंड निकेल का, इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, कौन सा पोटेंशियल, 2+ M। तो क्यों इनका पोटेंशियल एक्सेप्शनल वैल्यू से वो मिल रहा है। कॉपर का आप देखेंगे, कॉपर का तो 0 के ऊपर, मतलब वैसे भी आपने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 9th से, कॉपर एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसका तो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वही बात आएगी, एक्वस सोल्यूशन में 2+ मिलेगा या 1+ मिलेगा, तो 2+ ज्यादा मिलेगा ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। सेम केस विथ निकेल ऑल्सो, यही केस निकेल के साथ में भी होगा। निकेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इतना नेगेटिव इसलिए है क्योंकि निकेल के केस में ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकेल की ये ज्यादा होगी, इसलिए इसका पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा, यहाँ पर कुछ वेरिएशन मिल रहा है, एक्चुअली इसकी वैल्यू से यहाँ ऐसा कुछ आना चाहिए, लेकिन ये कम आएगा, ठीक है। मैग्नीज के केस में और जिंक के केस में क्यों नेगेटिव आ रही है, आपको अच्छे से पता है। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 होने वाला है, जिंक का कितना होना है, 3d10 होना है। किस केस में, Mn2+ Zn2+ की बात कर रहे हैं। तो इस केस में इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, क्योंकि ये यदि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो दे विल कैरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो इनका तो रिड्यूसिंग पावर बहुत अच्छा होगा, ये बहुत जल्दी किसी का भी रिडक्शन कराएंगे या बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो इनका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। सेम हम इसी कंसर्न में आप बात कर सकते हैं E3+/E2+ की, सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। कौन सा कंसेप्ट, कि यदि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे हाफ फील्ड हो रहा है तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, तो लोअर विल बी द पोटेंशियल इफ आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इफ स्पीशीज हैविंग हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओके, सो इट्स पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव, उसका पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा और वो स्पीशीज उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। तो जितना लोअर पोटेंशियल उतनी रिएक्टिव स्पीशीज होती है। तो ये सब क्या है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिएक्टिविटी के। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक properties. You know, d block elements having unpaired electrons. Okay, so there are 2 type of magnetic properties. When we applied external magnetic field, so substances are either repelled or attracted. So this type of characteristic is known as magnetic characteristic or magnetic properties. So there are 2 types of elements. One is diamagnetic and second is paramagnetic substances. Okay, and this phenomenon is diamagnetism and paramagnetism. So those which are repelled by external magnetic field, external magnetic field, so these are diamagnetic, okay, and paramagnetics attracted by external magnetic fields, ठीक है, ये अट्रैक्ट होते हैं, ये रिपेल होते हैं।
So if any species having all the electrons paired, so it shows the diamagnetic character. सारे के सारे paired electron होंगे, इसमें unpaired electron नहीं होगा. But in case of paramagnetic, the substance having unpaired electron. So why they attracted by the external magnetic field? Because they have unpaired electron, and each electron having two type of momentum. ठीक है, कौन कौन से दो होंगे? फर्स्ट तो ऑर्बिटल, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व भी हो रहा है और स्पिन भी हो रहा है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व भी होते हैं और स्पिन भी होते हैं. और ये चार्ज स्पीशीज है, इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. तो इनके दो मैग्नेटिक मोमेंट मिलते हैं. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को, क्योंकि अपोजिट स्पिन में घूमते हैं, तो इनका कैंसिल हो जाता है. लेकिन यदि अनपेयर्ड है तो वो रिटेन रहेगा. तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी. और यदि स्पीशीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो ओवरऑल उसमें एक फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पिन ऑनली फॉर्मूला. सो म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड म्यू इज कैलकुलेटेड एज n+2. इस तरह से हम उसे कैलकुलेट करते हैं, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इफ एनी स्पीशीज हैविंग more number of unpaired electron, so it is called ferromagnetic substance. तो मतलब पैरामैग्नेटिज्म की एक्सट्रीम कंडीशन होगी फेरोमैग्नेटिज्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द स्पीशीज हैविंग. ठीक है, तो वो फेरोमैग्नेटिज्म कहलाएगा. तो हम इस तरह से निकालते हैं. तो म्यू ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी यूनिट क्या है, बोर मैग्नेटॉन, उसे हम bm से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है? तो हायर द वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मोर विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू. ठीक, बट फिर भी इनका स्पेस में अलाइनमेंट कैसा है, उसके बेस पे इनकी थ्योरेटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है. कुछ स्पीशीज में, कुछ जो आयंस हैं उनमें क्या होगा, उनकी थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आता है. क्यों? क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, थ्योरेटिकली तो आपने देख लिया, फॉर्मूले में पुट किया, आप उसका म्यू निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या वो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एक वेक्टर प्रॉपर्टी है, उसे क्या प्रॉपरली कैंसिल कर पा रहे हैं या कुछ अमाउंट में कैंसिल कर रहे हैं. ठीक है, तो पार्शली कैंसिल करेंगे तो वैल्यू में अफेक्ट तो आएगा ही आएगा, इसलिए कुछ की वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर सकती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. फॉर्मेशन of colored ions. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं. ठीक है, क्यों होता ये है, डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इफ एनी स्पीशीज हैविंग D0 और D10, so they are colorless. क्यों? यदि D0 मतलब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कलर कैसे दिखता है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है, वेवलेंथ एब्सॉर्ब करता है और एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, हायर ऑर्बिटल में जाएगा, डी का डी में ट्रांजिशन होगा. एक्चुअल में जब सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो आगे आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, ये कुछ स्प्लिटिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, अलग अलग केस में स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है इनकी ज्योमेट्री क्या है. तो ये स्प्लिटिंग हो गई, ये एक्चुअल में डी ही है, ये डी ऑर्बिटल है, बट ये स्प्लिटिंग होने से ये थोड़ा सा एनर्जी में डिफरेंस हो गया. तो यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा. बट ये यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो एनर्जी कौन गेन करेगा, कोई भी नहीं, तो कलर नहीं होगा, तो ये कलरलेस हो गया. D10 में इधर पे भी पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, तो कौन एक्साइट होगा और कहाँ जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और कहाँ जाएगा, ये तो ऑप्शन ही खत्म है, इसलिए वो भी कलरलेस होगा.
तो जिसमें यदि D1 से लेके 9 तक का कॉन्फ़िगरेशन है, हम उसे देखेंगे, वो कलर्ड होते हैं। तो कलर्ड क्यों हुए? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी गेन करके, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइट होके इधर चला जाएगा। इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। इसे क्या बोलते हैं अपन? डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। तो जिनमें भी D0 या D10 है वो कलरलेस रहेंगे, बाकी सब कलर होंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल, आयन या एटम किसी स्पीशीज से लोन पेयर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कहें कि ये मेटल है, यदि मान लो इसको सपोज हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है, मतलब जनरली लुईस बेस होते हैं। ओके, और मेटल के पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। ओके, सो ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये इनसे इलेक्ट्रॉन शेयर कराता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वन साइडेड शेयरिंग होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ठीक है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या होगा? कोवैलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो वन साइडेड शेयरिंग से बना, पहली बात। दूसरी बात, ये तभी पॉसिबल हुआ जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स थे। तो डेफिनेटली वी नो d orbital, d block elements having vacant d orbitals, that's why they are capable to form complex compound. Most of the complex compound made by d orbital, d block elements. ठीक है, वो ट्रांजिशन मेटल से ही बनते हैं। आपने देखा होगा कैडमियम के, मरकरी के, जिंक के, इन सब के क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ alloy. Formation of alloy. Alloy क्या होते हैं? Alloy is the homogeneous mixture of elements. Elements के homogeneous mixture को हम alloy कहते हैं। ठीक है, तो इस alloy में क्या, एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट में आपने रेडियस के फॉर्म में देखा था, इनके साइज में बहुत सिमिलरिटी होती है, बहुत वेरिएशन नहीं होता है। तो एक्चुअल में ये मान लीजिए एक कोई प्योर मेटल है, सपोज आयरन ही हमने ले लिया। ओके, तो सॉलिड स्टेट में ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सारे एटम्स के कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब इनका साइज यदि सिमिलर है, नियर अबाउट सिमिलर, सेम नहीं बोल रही हूँ, नियर अबाउट सिमिलर, तो क्या होगा? ये दूसरा, सपोज ये कॉपर है और ये आयरन है। ठीक है, तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से, या निकल ले लीजिए, चलिए निकल ले लीजिए, आपने स्टील देखा है, आयरन में निकल मिलता है, तो ये क्या होगा? ये इसको रिप्लेस करके, साइज में ज्यादा फर्क नहीं है तो आराम से ये मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? एलॉय। एलॉय से क्या होता है? एलॉय बनने से इनकी प्रॉपर्टी में बहुत चेंज आ जाते हैं, इनकी बल्कि क्वालिटीज एनहेंस हो जाती है। आपने देखा होगा आयरन रस्टिंग, आयरन में रस्टिंग होती है बट स्टील में नहीं होती है, तो इनकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो जाती है, इनमें टफनेस बढ़ जाती है, ये ड्यूरेबल ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एलॉय है। तो क्यों बन रहे एलॉय? क्योंकि इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी मिलती है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म इजीली एलॉय। क्लियर है? और इसे हम सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि एक एटम को, आयरन के एक एटम को निकल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये सब्स्टिट्यूशन एलॉय भी कह सकते हैं या सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? सॉलिड स्टेट, अभी आपका चैप्टर नहीं हुआ है। सॉलिड स्टेट,
कोई भी एक सब्सटेंस यदि सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, किसी भी एलिमेंट की बात करें, मेटल की बात करें, तो ये जो साइट है वैकेंट साइट, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ओके, या वैकेंट स्पेस है। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, छोटे साइज के जो एटम है, वेरी स्मॉल, कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इन साइट्स पे, इंडस्ट्रियल साइट पे ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रॉट आयरन, कास्ट आयरन, इन सब में क्या होता है, कार्बन इस पे इनके वॉइड्स में, इंडस्ट्रियल साइट या वॉइड भी कहते हैं इसे, वॉइड्स में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो अब जो कंपाउंड बन रहा है, इसमें यहाँ इतना ध्यान रखें कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ वो वहां पर मिक्स हुए हैं। सो दिस इज ऑल्सो होमोजेनस मिक्सचर, ये भी होमोजेनस मिक्सचर है, यहाँ कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रैप हो जाते हैं छोटे छोटे, तो इससे भी इनकी क्वालिटी में, प्रॉपर्टी में फर्क होता है। एक टर्म आपने सुनी होगी अक्लूजन, 11th में, अक्लूजन। अक्लूजन प्लेटिनम पे आपने देखा, हाइड्रोजन गैस को हम जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे थे, तो उस गैस को पास करते हैं, वो अक्लूड होती है और अक्लूजन के थ्रू वो वहां पर ट्रैप हो जाती है, फिर डिसोशिएट हो जाती है सरफेस पर। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है प्लेटिनम में हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। Most of the d block element shows catalytic property. Why? Because of two reasons. First, they have vacancy orbitals, and second property is they have variable oxidation state. इनके पास बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक्चुअल में कैटलिस्ट होते क्या है? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के बाद हमें वापस मिल जाए उसी स्टेट में। फिजिकल स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना उनका केमिकल कंपोजिशन वही रहे, चेंज ना हो। ठीक है, और दूसरा, उनको एक टाइम बीइंग के लिए, एक ट्रांजिशन कंपाउंड बनाने के लिए उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल या फ्री वैलेंसीज होना चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड टेम्पररीली टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल को वहां बॉन्ड बनाने के लिए स्पेस या प्लेस प्रोवाइड करते हैं, बाद में उसे डिटैच कर देते हैं। ठीक है, तो और उनके पास जब वो कहीं तो भी टेम्पररीली बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज आ जाता है। तो इनके पास तो ये ऑप्शन भी है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस O2 इन presence of B2O5 vanadium pentoxide, vanadium d block element, so its oxide act as catalyst, so it will form SO3। तो आप क्या समझ रहे हो, B2O5 की प्रेजेंस में इसने इससे रिएक्शन किया और SO3 बना दिया? बिल्कुल गलत। रिएक्शन ट्रैकिंग मेथड से जब इसकी मैकेनिज्म देखी गई तो यहाँ क्या निकल के आया है, SO2 first react with B2O5 and it will form SO3 plus B2O4। ओके, क्या बना इसने? B2O4, and after that this B2O4 react with oxygen and form B2O5। देखिए आप, ये कैटलिस्ट आपका था, बाद में आपको वापस मिला, बट टाइम बीइंग के लिए इसने अपने आप को चेंज किया। मीन्स इट एग्जिस्ट इन +5 स्टेट, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन इट reaches to +4 oxidation state, and before completion the reaction again it will convert it into +5 oxidation state, so it remains same after the reaction. Okay, so if they have variable oxidation state, so this task may be possible, and if they have vacant orbital, in this case also they act as a good catalyst. So this is the catalytic property. Now D block is completed. Okay, preparation of K2M, KMnO4 and K2Cr2O7 is omitted for this year only.